हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम बताएंगे क्लास 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रश्न बैंक का सलूशन चैप्टर 2 का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपका ब्लूप्रिंट है, रिड्यूस ब्लूप्रिंट है। यहाँ पर जीव विज्ञान का 70 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। यहाँ पर चैप्टर 2 है रिप्रोडक्शन। चलिए यहाँ पर हटाया गया सिलेबस है, यहाँ पर डिलीटेड सिलेबस। चलिए यहाँ पर चैप्टर 2 है पुष्पीय पादपों में जनन। यहाँ पर सही विकल्प दिया निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी दिया, एक नर युग्म तथा अंडाणु का अंडाणु से संयोजन। भ्रूणकोश इसका दूसरे का आंसर है। तीसरे का भ्रूणकोश पर सहायक कोशिकाओं में। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमपी बोर्ड ने सॉल्व भी दिया है आप सभी को। एक वाक्य में उत्तर भी सॉल्व दिए, लेकिन ये अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व नहीं दिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला अनिषेचन क्या है, इसका महत्व लिखिए। दूसरा यहाँ पर बहुभ्रूणता प्रभुता क्या है, निषेचन किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर निषेचन के दौरान परगन नलिका के मार्ग का नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखिए, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर बताना है। ये बोर्ड एग्जाम में आया था, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देख सकते हैं एक बात, जो आपका निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन के दौरान, ये आपका यहाँ पर तीसरा रिपीट हो गया है। यहाँ पर लघुत्तरी में आ गया है भाई। और ये भी चौथा लघुत्तरी का चौथा एक प्ररूपी अवृत्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण देखते हुए एक स्पष्ट साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ भी लघुत्तरी में दूसरा आया है, तो इनको नहीं करना है, इनको करना है लेकिन एक ही बार करना है। यहाँ पर दो बार दे दिया है। तो चलिए इन सब के अपन सॉल्व देख लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि इसका पूरा सॉल्व हम फुल सॉल्व बताएंगे चैप्टर 2 का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपन। चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एमपी बोर्ड प्रश्न बैंक क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी सहयाद कोचिंग क्लासेस। चलिए यहाँ पर पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अनिषेक जनन क्या है, इसका महत्व, इसका क्या महत्व है। तो अनिषेक जनन प्रजनन की वह विधि जिससे अंड या मादा युग्म बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाता है। अध्ययन के दौरान यह देखा गया है कि अनिषेक जनन के लिए परागकण का होना अनिवार्य है। यह एक उत्तेजना का कार्य करता है। तो यहीं पर आपकी परिभाषा हो जाएगी ये अनिषेक जनन। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया लघुत्तरी का। चलिए यहाँ पर भ्रूणता पूछा गया है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है भ्रूणता किसे कहते हैं। जब किसी बीज में बहुत से भ्रूण होते हैं तथा बहुत से पौधों का जन्म करते हैं, यानी पैदा करते हैं, तो इसलिए इसको बहुभ्रूणता कहते हैं। एक लैंगिक भ्रूण होता है तथा शेष भ्रूण न्यूक्लियस कोशिका में पैदा हुए होते हैं, जिन्हें एपोगैम्स भ्रूण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन के दौरान परगनालिका का मार्ग नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो निषेचन किसे कहते हैं।
नर तथा मादा युग्मकों के समायोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। यहाँ पर दिया है नर, देख सकते हैं नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इससे द्विगुणित युग्मज नज का निर्माण होता है। चलिए यहाँ पर इसकी संरचना देख लेते हैं। ऐसे बनाना है इसका चित्र, देख सकते हैं यहाँ पर पोलन ट्यूब, पोलर निसिकल, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका ये इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर अति लघु उत्तरी का। चलिए आप यहाँ चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। परागकण भित्ति की रचना की सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक दूसरे से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। और यहाँ पर व्याख्या करना है तो यहाँ पर चित्र बनाना है, देख सकते हैं चित्र ऐसे। यहाँ पर चित्र ये दिया है, एक परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट। चित्र भी दिया है भित्तियों को प्रदर्शित करते हुए एक लघु बीजाणु धानी का विस्तृत परिदृश्य। यहाँ पर तीसरा चित्र भी बनाना है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 में 3 चित्र बनाने हैं, तो आपका चौथा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लघु उत्तरी क्वेश्चन है 3 अंक का। यहाँ पर पूछा है लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अपन लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी में अंतर। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं लघु बीजाणु धानी में अंतर। एक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ स्थित होती हैं। चतुष्कोणीय दिखने वाली परागकोश में परिपक्व लघु बीजाणु परागकोश कहलाती है। चलिए यहाँ पर गुरु बीजाणु में देख लेते हैं। यहाँ पर गुरु बीजाणु में यहाँ पर दिया है बीजांड को ही गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है। यह अंडाशय के अंदर स्थित होता है। बीजांड एक पतले बीजांड वृंत द्वारा बीजांडसन से जुड़ा रहता है। चलिए यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं अपन लघु बीजाणु धानी की भित्ति 4 स्तर होते हैं। भित्ति में 4 स्तर होते हैं। बाहर से अंदर की ओर इनका क्रम होता है एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मध्य परत तथा टेपिटम। गुरु बीजाणु धानी में बीजांड में प्राय 2 सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं जिन्हें अध्यावरण कहा जाता है। चलिए यहाँ पर तीसरा अंतर देख लेते हैं। बीच में बीजाणु जन ऊतक होता है जो लघु बीजाणु मृत कोशिका बनाता है। यहाँ पर देख सकते हैं गुरु बीजाणु में देख लेते हैं अपन बीच का भाग बीजांड क्या कहलाता है जो द्विगुणित गुरु बीजाणु मृत कोशिका को जन्म देता है। चलिए यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर लघु बीजाणु धानी में अनेक लघु बीजाणु मृत कोशिकाएं बनती हैं। बीजांड में सिर्फ एक गुरु बीजाणु मृत कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पर इनका विभाजन देख लें, बनने वाली रचनाएं भी हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजगणितीय चतुष्क का निर्माण होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन से
4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। यह प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है और यह प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यहाँ पर इनसे बनने वाली रचनाएं, यहाँ पर विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। यहाँ पर सक्रिय रहता है, ऊपरी 3 अपघटित हासित हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका 3 अंक का। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रारूपित आवृत्त बीजीय बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट सा साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ये आपका नामांकित चित्र हो जाएगा, देख सकते हैं बीजांड की संरचना। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं बीजांड की संरचना। बीजांड अंडाशय की दीवार से एक डंठल अथवा वृंत द्वारा जुड़ा रहता है, इसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है वह स्थान नाभिका कहलाता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांडकय कहलाता है। यह भाग पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है। बीजांड एक स्तरीय अध्यावरण से ढका रहता है, लेकिन कुछ बीजांडों में केवल एक ही अध्यावरण होता है। अध्यावरण बीजांडकय को पूर्णतः नहीं ढकते, बल्कि कुछ भाग खुला ही रह जाता है। इस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांडकय का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। यही से अध्यावरण पैदा होते हैं। बीजांड द्वार की ओर मादा युग्मक के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश के अंडद्वारी छोर की ओर 3 केंद्रक मिलते हैं। इनमें से एक अंडगोल व 2 सहायक कोशिकाएं बनाती हैं। निभागी छोर पर भ्रूणकोश के 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और बीचों बीच द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। चलिए यहाँ पर आपका लघुत्तरी का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। चलिए लघुत्तरी का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, एक स्पष्ट तथा साफ सुथरे चित्र द्वारा परिपक्व मादा युग्मक विद के 7 कोश के 8 न्यूक्लियेट केंद्रक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो एक रूपी अमृत बीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लियेट वस्तुतः 7 कोश के होती हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना है, ऐसा चित्र बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा चित्र बनाना है। अंड केंद्रीय कोशिका 2 ध्रुव केंद्रक प्रतिव्यासांत चित्र दिया है। भ्रूणकोश के 1 2 3 1 2 4 तथा 8 न्यूक्लियेट चरण तथा एक परिपक्व भ्रूणकोश। यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया पूरा। चलिए आप अपन चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लघुत्तरी का त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ से संपन्न होता है। त्रिसंलयन सम्मिलित न्यूक्लियायों के नाम बताइए। बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था आपको, इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप पढ़ लें। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के निश्चित पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिकाओं के जीव द्रव में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और एक केंद्रक के साथ संलग्न होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मजनक जाइगोट की रचना होती है। दूसरी ओर वहीं संकलित होकर त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस
प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जैसे कि इसके अंतर्गत 3 आगुणितक न्यूक्लियर केंद्रकी सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ पर आपको चित्र बनाने हैं। यहाँ पर पहला चित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 चित्र बनाने हैं आपको। ए में आपके 5 चित्र रहेंगे और बी में 1 चित्र रहेगा। मूल्यांकर, बीजपत्र, गोलाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण, युग्मक, निलंबक, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो यहाँ पर चित्र बनाने आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया लघुत्तरी का। चलिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विस्फुन से क्या तात्पर्य है? एक पादप जनक कब और क्यों तकनीक का उपयोग करते हैं? यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्पकलिका का परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ी चिमटी का प्रयोग आवश्यक होता है। इस चरण के विस्फुन कहा जाता है। विस्फुन पुष्पों के उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किए जाना चाहिए, जो सामान्यतः वाटर पेपर की बनी होती है, ताकि इससे वर्तिकाग्र के अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग कहते हैं। यह तकनीक बढ़िया किस्म के पादप द्वारा करने के लिए व्यापक रूप से व्यापारिक पादप पुष्प उत्पादन करने वाले लोगों द्वारा अपनाई जा रही है। तो यहाँ पर आप विस्फुन पूछा गया था, तो विस्फुन कहते हैं यदि कोई विस्फुन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर दिया है, यदि कोई मादा जनन द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्पकलिका से परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ी चिमटी का प्रयोग आवश्यक होता है। तो इस चरण को विस्फुन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका लघुत्तरी का 5वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है? तो उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है, असंग जनन कहलाती है। असंग जनन में गुणसूत्रों का वियोजन व पुनः संयोजन नहीं होता, अतः इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर आपका 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया लघुत्तरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। यहाँ पर पूछा माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन से क्या समझते हैं? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इस विधि में जिस पौधे से प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग के ऊतक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें केलस कहा जाता है। इसी केलस के लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया लघुत्तरी प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सभी कंप्लीट हो गए। अब लघुत्तरी प्रश्न बचे हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न कंप्लीट हो गए आपके। लघुत्तरी प्रश्न 5 अंक वाले बचे हैं। यहाँ पर आपके अति लघुत्तरी 3 अंक वाले कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर अति लघुत्तरी 5 अंक वाले बचे हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए थे, जिसमें से 2 प्रश्न रिपीट हो गए थे, तो वो पहले बता दिए हमने। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं। यहाँ पर पहला आपका रिपीट हुआ, इसलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। इसमें स्वपरागण में अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है, यह एक ही पौधे के नर तथा मादा पुष्पों के बीच होता है। परागण में देख लेते हैं। यह परागण एक ही परागण में देख लेते हैं। यहाँ पर यह परागण एक ही जाति के 2 पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। चलिए यहाँ पर दूसरा अंतर देख लेते हैं स्वपरागण में।
इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। इसके लिए यहाँ पर देख ले परागण में देख लेते हैं। इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर नहीं आया और यहाँ पर होना आवश्यक है। चलिए यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं अपन। स्वपरागण के लिए पौधे का आकर्षण बड़ा सुंदर एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर स्वपरागण में दिया है, इसके लिए पौधे का आकर्षण बड़ा सुंदर एवं मकरंद युक्त होना चाहिए। चलिए यहाँ पर चौथा देख लेते हैं अपन। इसके लिए क्रम परागकणों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर परागण में देख लेते हैं अपन। इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपका अति लघुत्तरी प्रश्न 5 अंक का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है। नर युग्म जनन क्या है? पौधे के नर युग्म जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो युग्म जनन, नर युग्म का निर्माण को नर युग्म या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यह क्रिया पुंकेसर के परागकणों द्वारा होती है। यहाँ पर नर युग्म पराग नाली में जाते हैं। पराग नाली के ऊपरी सिरा फट जाता है, बीजाणु में खुल जाता है और नर युग्मक बाहर निकल जाते हैं। बीजाणु में नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक से मिलते हैं और निषेचित अंडे बन जाते हैं। यह निषेचित अंडा युग्मजनन कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। तो आपके चैप्टर 2 के आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऑब्जेक्टिव तो पहले ही सॉल्व दिया है एमपी बोर्ड ने पूरे। यहाँ पर आपके प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। और आपको बायो के किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए प्रश्न बैंक का, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे पहले किस चैप्टर का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन चाहिए। आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए एक बार सब्सक्राइब।